सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़े हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके अपने भाई तहसीन पूनावाला अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ मर्चेंट मरीन से मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट बने, कई नेशनल चैनल्स में लंबे वक्त तक सियासत की हर चाल पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही, मुझे भी इनके साथ काम करने का मौका मिला है। और बाय द वे बता दूं कि बड़े अरसे के बाद विजय जो है न्यूज़ 18 इंडिया के कहने पर गूंज के सदस्यों से रिक्वेस्ट करने के बाद माने हैं कि वो भी डिबेट में हिस्सा लेंगे। हमारे साथ अमर उजाला, सीएनबीसी आवाज और दैनिक जागरण जैसी संस्थाओं में काम कर चुके, दशकों से ज्यादा का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं। और हिंदी पत्रकारिता के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान पा चुके, मार्क्सवाद का अर्ध सत्य जैसी दर्जनों किताबें लिख चुके, दैनिक जागरण जैसे संस्था में लंबे वक्त तक काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शहजाद आपसे कर रही हूं। ये राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, मतलब एलओपी के लिए इतनी बड़ी बात कह जाना, ये शोभा देता है सत्ता को? ऐसा है कि ये हमसे मत पूछिए कि ये शोभा देता है कि नहीं, ये पूछिए कि एलओपी का ये कहना कि मैं मोदी को लाठी डंडे मारूंगा, जो बयान मैंने कई बार चला दिया आपके शो पर, ये एलओपी का आचरण होता है। जब एलओपी कहते हैं कि किस प्रकार से मोदी की कब्र खुदेगी, ये बयान देना ये बिल्कुल ठीक बयान है, क्योंकि कांग्रेस का बयान था, उन्होंने कभी खंडन नहीं किया। तो क्या ये एलओपी के पद को शोभा देता है? और खुद एलओपी ने कहा है, बाकी सब मोदी तो छोड़ दीजिए, मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, ये उनका बयान है। खुद एलओपी ने कहा है कि देखिए जिस प्रकार से सेना की पिटाई हुई गलवान में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करता, खुद एलओपी ने खून की दलाली सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कहा है। खुद एलओपी ने अभी कहा था, अभी पुराने स्टेटमेंट में छोड़ दीजिए, इस स्टेटमेंट पे जाते हैं, नरवणे जी की किताब को लेकर कि भाई देखिए किस प्रकार से चाइना को हमने जमीन दे दी है। तो नरवणे जी ने बोला कि मेरी किताब पब्लिश ही नहीं हुई है। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी नरवणे जी को झूठा बोल रहे हैं या वो खुद झूठ बोल रहे हैं। और फिर तो भारत की इकोनॉमी डेड है जब 8.2% की ग्रोथ रेट है। भारत की डेमोक्रेसी डेड है जब आप चुनाव जीतते हैं। केरला में चुनाव जीते तब उन्होंने स्वागत किया था। तो राहुल गांधी मोदी विरोध में, देश विरोध में उतर आए हैं। एलओपी तो वाजपेयी जी जैसे होते हैं कि भाई चाहे जितने चुनाव हारे उसके बाद भी उन्होंने कभी भी किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया। एलओपी मोदी जैसे होते हैं कि मनमोहन सिंह पर जब हमला किया गया विदेशी ताकतों के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, तो उन्होंने बचाव किया था मनमोहन सिंह का और कहा कि ये देहाती औरत नहीं है। पर आज देखिए कि एलओपी बोलते हैं मैं लाठी डंडे मारूंगा। अब मैं 20 सेकंड में एक और आपका ये कंक्लूजन चाहती हूँ, उसके बाद तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके भाई। ये एक निकी लेग्स काशीपुर हैं जो कह रहे हैं, उम्मीद करता हूँ रूबिका जी निष्पक्ष सवाल पूछेंगी। जब मोदी जी ने कहा था भारत में रहने में शर्म आती है और दूसरी जगह कहा था भारत कोई रहने की जगह है क्या, जो सवाल पूछे वो गलत कैसे? आप अपने वाले भी तो भाषण देखिए, तो उसमें क्या एंटी नेशनल हो गए? ये निकी का सवाल है। बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि आप निकी की संतुष्टि के लिए मोदी जी का उस समय का वो बयान और राहुल गांधी का बयान, दोनों बयान चला दीजिए। अगर मोदी जी का बयान जो मिसकोट करके यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है निकी जी द्वारा, मैं उनको भेज दूंगा वीडियो, अगर वो बयान उनको लगता है कि देश विरोधी है तो प्ले करके बता दीजिए। पर राहुल के बयान तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेना की पिटाई के विषय में जो स्टेटमेंट दिया है कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करता। अगर मोदी जी का बयान भी इस प्रकार का होता तो ये खुद सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, मेरी छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से जाते हैं। और दूसरी बात, इलान उमर से मिलना, अब तहसीन पूनावाला आ चुके। बाय द वे एक चीज बताऊं मैं आपको, दोनों विजय यहाँ पर है, एक अनंत विजय, एक विजय विद्रोही। और एक अनंत विजय हम दोनों को दैनिक जागरण के मंच पे बुलाते हैं, और दूसरे विजय विद्रोही ने हमको इंट्रोड्यूस किया था, तब वो एक दूसरे चैनल में काम करते हैं, मैं राइवल चैनल का नाम नहीं लेना चाहता। तो दोनों विजयों से हमारा बहुत अच्छा संपर्क है। मैं अब दोनों विजयों के सामने तहसीन से पूछना चाहता हूँ, और ये जानकर मुझे बड़ा हर्षवर्धन हुआ। हाँ, हर्षवर्धन जी हमारे साथ रहते पैनलिस्ट में, वो फंस जाते दोनों भाइयों के बीच में। पर मेरा एक सवाल है तहसीन पूनावाला से कि तहसीन पूनावाला ये बता दें कि जब राहुल गांधी बोलते हैं इकोनॉमी इज डेड, क्या इकोनॉमी डेड है क्या? वरना हमारे साथ ट्रेड डील क्यों कर रहे लोग? जब राहुल गांधी बोलते हैं कि जिस प्रकार से कि सेना की पिटाई हुई गलवान में, और तीसरा और आखिरी बात, नरवणे जी ने खुद बोला कि मेरी किताब पब्लिश नहीं है, पर वो फिर भी झूठ बोले जा रहे हैं। अब तहसीन 3 स्पेसिफिक पॉइंट पे जवाब दे, भागे ना।
जवाब तहसीन। थैंक यू रुबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता के 3 जवाब देने के पहले, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि राहुल जी कॉर्बिन जैसे लोगों से मिलते, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, शायद दिख नहीं रही है, धूप आ रही है मेरे उसमें। ये मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जर्मी कॉर्बिन के साथ। अब तस्वीर आ नहीं रही, कोई भी गूगल कर सकते हैं मोदी जी और जर्मी कॉर्बिन, मोदी जी और जर्मी कॉर्बिन। एक तो ये ऐसा वाला क्या सेटिंग आपने कर रखी है कि हर बार फोटो दिखाते हैं और वो ब्लर हो जाती है। अब पता नहीं क्या हो गया मेरा सेटिंग, वो सेटिंग बैकग्राउंड को। हाँ, आ गया। हाँ, देखिए आपकी इच्छा पूरी हो गया, आ गए मोदी जी और जर्मी, ऐसे प्यार से हाथ मिला रहे। ये कह रहे कश्मीर को आजाद होना चाहिए, मोदी जी हाथ मिला रहे, मन की बात कर रहे, चाय पे चर्चा कर रहे। बहुत दुख हुआ मुझे। राहुल गांधी जी देशद्रोही है। मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, अब मैं मान देता हूँ राहुल गांधी जी देशद्रोही है, देश के खिलाफ है। गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है। तो वहां आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी बैठे, उसके थोड़े दूर अजीत दोवल जी बैठे, उनको नहीं पता ये देशद्रोही है। आदरणीय गृह मंत्री को ये बात नहीं पता, तो करे ना एक्शन। रोज रूबिका जी के शो पर आकर भाजपा के प्रवक्ता राहुल गांधी ने ऐसे किया, देश का नुकसान किया, तो आप एक्शन लीजिए। देशद्रोही है वो, गौरव गोगोई जेल में डालिए। अब तीसरी बात, और ये मत कहिए कि आप रो गए जेल में डाल देते। आपका काम है, अगर कोई देश के खिलाफ काम करता है तो उसको जेल में डालना चाहिए। रूबिका जी, आपको न्यूक्लियर डील याद है? 1, 2, 3 एग्रीमेंट भारत ने किया। मैं आपको भी रोक रही हूँ, अब एक बार सुनिए। तुषार पंडित एक हैं जो हमें लिख रहे हैं 5767 आगे, वो लिख रहे हैं रूबिका जी, राहुल गांधी शातिर बचकानी हरकतें करते हैं, हमेशा ऐसे बयान क्यों देते हैं जो देश के विरोध में होते हैं या लगे कि वो देश के विरोध में है। सवाल उठाने से किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है तहसीन पूनावाला। दिक्कत तब हो जाती है जब आप उन सवालों को ऐसे दिखाने लगते हैं और ऐसे पूछने लगते हैं जैसे पूरे देश में तबाही आ गई है। भाई सवाल तो अखिलेश यादव भी पूछते हैं, वो कह रहे हैं ना, किरण रिजिजू। बिल्कुल सही सवाल, किस तरह से पूछते हैं, देश को क्या उससे फायदा हो गया, नुकसान होगा, ये पैमाना है। तो स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी जब विपक्ष में थे और पूरा सेशन बेस किया न्यूक्लियर डील के पीछे। सुन लीजिए राहुल रूबिका जी, इंटरप्ट मत कीजिए मुझे, मैं बोलना चाहता हूं। आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि न्यूक्लियर डील जो भारत को मिला, 1, 2, 3 एग्रीमेंट, भारत लौटा देश था जो एनएसजी का सिग्नेटरी नहीं था, और ये भाजपा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर वो डील को उसको नष्ट करने की कोशिश की। किसी ने कहा कि वो देशद्रोही है, किसी ने कहा जब एनक्लेव चेंज हो रहे थे भारत और बांग्लादेश के बीच में, और वो आदरणीय मोदी जी ने क्या, 10 सेकेंड, और वो एनक्लेव एक्सचेंज हो रहे थे, और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कहा आईबी चीफ आकर मुझे ब्रीफ करेगा, तब तक नहीं होगा एनक्लेव एक्सचेंज। फिर बाद में मोदी जी ने कहा, तब गडकरी जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, किसी ने कहा उनको क्या देश के खिलाफ है, और वो कहा फिर आदरणीय मोदी जी ने कहा। तो ये सवाल पूछने पर हम देशद्रोही हो गए, और ये सवाल पूछने पर देश भागते हैं। सवाल पूछना देशद्रोह कैसे हो सकता है, वो सवाल कैसे भी पूछे। एक बात बता दूं, तहसीन हमेशा गलत क्वेश्चन पेपर का गलत आंसर लिख के आते थे स्कूल में। मतलब जर्मन का पेपर हो तो ये हिस्ट्री का आंसर लिख के आते थे। मैंने 3 सवाल पूछे, अब मैंने बीच में नहीं बोला, इसलिए मतलब 10th स्टैंडर्ड तक आने में बहुत वर्ष लग गए। पर एनीवे मैं पॉइंट ये है कि देखिए, अब मैं जैसे 3 सवाल पूछे, तीनों का एक भी जवाब नहीं दिया। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो बोलते हैं एक्शन क्यों नहीं लेते। अब ये सब्सटैंटिव मोशन लाने का काम निशिकांत जी ने किया है। आरजीएफ का जो चंदा मिलता था, आरजीएफ का एफसीआरए कैंसिल हुआ है क्योंकि सोरोस का चंदा लेते हैं और बाकी जगह से चंदा लेते हैं। तब ये बोलते हैं कि हमको क्यों विक्टिमाइज किया जा रहा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि रफाल पर जो आरोप लगाए राहुल गांधी ने, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए। हिंडनबर्ग पे जो आरोप लगाया अडानी ग्रुप के खिलाफ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर खारिज करते हुए बोला हिंडनबर्ग में जो साजिश में शामिल है उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। अब मैं तहसीन से पूछना चाहता हूँ, शरद पवार ने भी बोला कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पूरी हिट जॉब थी। आप बताइए कि राहुल गांधी के आरोप अडानी और हिंडनबर्ग पे सही थे या सुप्रीम कोर्ट और शरद पवार सही है, बताइए। वो इकोनॉमिक टेररिज्म था। पेगासस पर उन्होंने आरोप लगाए, गलत निकला। वैक्सीन पर आरोप लगाए, गलत निकला। रफाल पर आरोप लगाए, गलत निकला। किसके इशारे पे लगाते हैं? और मेरे 3 सवाल अभी बाकी है, तहसीन जवाब दीजिए। एक ही लाइन। बोफोर्स पे आरोप लगाया, 4 अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने उसको खारिज किया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 60 करोड़ के तथाकथित घोटाला जो हुआ नहीं, उसके लिए आपने 400 करोड़ खर्च किया। कौन गलत था? देश से माफी मांगी, वो देशद्रोह था। बोफोर्स से हमने कारगिल युद्ध जीता था। 2G में जज कहते हैं, सुन लीजिए ना, भाजपा उसमें शामिल थी। सुन लीजिए, आपकी गठबंधन की तत्काल बनी बात है। 2G क्या है? 2G के अंदर आपने कहा, 2G के अंदर जज ने कहा कि मैं यहां बैठा रहा, एक पैसे का एविडेंस नहीं आया।
आपने पूरा सेशन वेस्ट किया। कौन देश के खिलाफ था? वो भी इकोनॉमिक टेररिज्म था। वैसे हम करें तो तहसीन, गुनहगार, एक आप बात करें तो कहूं? चमत्कार, नहीं, ये नहीं तहसीन, एक चलेगा। बात कहूं? हमने जो किया ये जो वो शहजाद आप कर पुना रहे वाला थे। बाकी चीजें कह रहे हैं उससे हो सकता है मैं इत्तेफाक ना रखूं, लेकिन इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछते हैं और आप फ्रेंच में आंसर देने लग जाते हैं। हाँ, उन्होंने तो मैं बच्चों स्पेसिफिक कैसे? क्वेश्चन पूछे और उसका आपने जवाब नहीं दिया। अब मैं दोबारा एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप दोनों के पास आऊंगी, हाँ, लेकिन उससे पहले मेरे तीन हाँ, और सीनियर यहाँ पर बैठे हुए हैं। विजय, शुरुआत में आपसे कर रही हूँ। विजय विद्रोही, सीधा सवाल आज की तारीख में जब ये किरेन रिजिजू की तरफ से पूछा जाता है, पूछा नहीं जा रहा है, वो तो इनफैक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनके अपने साथी हेमंत सोरेन उन्हें ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे वो इमेच्योर हैं। कल मणिशंकर अय्यर कह रहे थे कि मुझे लग रहा था 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद ये आदमी बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या राहुल गांधी को एक परिपक्व पॉलिटिशियन के तौर पर आज भी नहीं देखा जा रहा है? देखिए, ये तो नजरिया है, आप किस चश्मे से देख रहे हैं। एक चश्मे से देख रहे हैं तो आपको पप्पू दिखाई देगा, एक चश्मे से देख रहे हैं तो आपको एक परिपक्व नेता दिखाई देगा, एक चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सवाल उठेगा कि पप्पू को लेकर इतनी चिंता व्यक्त करने की क्या ज़रूरत है, पप्पू को लेकर हायतोबा मचाने की क्या ज़रूरत है। अब किरण रिजिजू ने जो सवाल उठाए हैं, और तो उनके पास मैं मानकर चलता हूं कि वो निशिकांत दुबे टाइप हवा में सवाल नहीं होगा, उनके पास सबूत होंगे। अब चूंकि किरण रिजिजू के पास कोई एजेंसी नहीं है, अगर वो पार्ट टाइम राहुल गांधी की जासूसी का काम कर रहे हैं तो अलग बात है। तो ये सबूत ऑडियो होगा, वीडियो होगा, पेन ड्राइव में होगा, ये पीएमओ से मिला होगा, एनएसए से मिला होगा, अमित शाह के मंत्रालय में रॉ और एनआईए से मिला होगा, कहीं से तो कोई सबूत मिला होगा। तो वो सबूत सामने क्यों नहीं आता? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जाती? बहुत आसान चीज़ है, आप एफआईआर दर्ज कीजिए, जेल भिजवा दीजिए। और कांग्रेस से भी मेरा सवाल है कि बार बार आपके नेता को इस तरह खतरनाक और आतंकवादियों का सहयोगी, नक्सलियों का सहयोगी बताया जाता है, और आप एक एफआईआर दर्ज नहीं कराते, मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं करते, तो ये काम भी हो जाना चाहिए। नहीं, पर विजय, आप जानते हैं जब किरण रिजिजू से सीधा ये सवाल पूछा गया, मुझे लगता है कोई भी पत्रकार उनसे ये सवाल पूछेगा या जो भी इस तरीके के बयान दे रहा है कि राहुल गांधी को अगर आप सीरियसली इतना बड़ा खतरा मान रहे हैं तो भैया आप एफआईआर दर्ज करवाइए, उनके खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो सामने रखिए। तो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि वक्त आने पर हम ये करेंगे। अब मैं भी इंतजार कर रही हूँ, कौन से वक्त का इंतजार हो रहा है? इसका मतलब किरण रिजिजू से ज्यादा खतरनाक आदमी कोई नहीं, जो वक्त आने का इंतजार कर रहा है और एक खतरनाक आदमी को अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाब होने का मौका दे रहा है। हाँ। जिसको संसद के अंदर एलओपी बनाया गया है, 22 साल से सांसद है, वो एक खतरनाक किस्म का आदमी है और सरकार वक्त आने का इंतजार कर रही है। ये तो सरकार पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। फिर हर्षवर्धन जी, ये लॉजिक तो फिर ऐसे समझ में आता है कि भाई इतना खतरनाक आदमी है तो सामने वाला जिसके पास इतना प्रूफ है वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? फिर ये तो और खतरनाक हो गया मामला। देखिए रूबिका जी, भारत का लोकतंत्र बड़ा सुंदर है और उस लोकतंत्र में हर किसी को, चाहे वो सत्ता में बैठा हो या विपक्ष में, अपनी बात कहने का हक है। हम लोग पत्रकार के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर जानते हैं कि न तो इस तरह से नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और न वो भारत के लोकतंत्र में बड़े अच्छे तरीके से देखी जाती है। अब अभी चल रहा है ना मामला नेशनल हेराल्ड का, उसकी पूछताछ पे क्या हुआ, लगा ऐसे कि जैसे कोई अपराध हो गया हो। मोदी सरनेम पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से सदस्यता बहाल कर दी और हमने कांग्रेस के बड़े नेताओं को सुना, अरे जज को सोचना चाहिए था वो गांधी परिवार से है। बड़ा विचित्र सा है भारत के लोकतंत्र में। मतलब थोड़ा मुश्किल है कि पत्रकार विश्लेषक के तौर पे आप कैसे समीक्षा करते हैं। राहुल गांधी की हरकतें वो निश्चित तौर पर खतरनाक है। देशद्रोही तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी नेता है भारत का, उसको अगर देशद्रोही कोई कह रहा है और सरकार में बैठा व्यक्ति अगर देशद्रोही कह रहा है तो फिर आप उसके खिलाफ सबूत लाइए। लेकिन क्या जब हम ट्रंप के साथ डील पर बैठे हुए हैं, बड़ा सवाल होता है ना कि कितना डील कर लिया, कितना नहीं किया, और हमारी इकोनॉमी को डेट बता रहा हमारा नेता प्रतिपक्ष, तो खतरनाक नहीं है? उससे खतरनाक भला कौन हो सकता है भाई?
और ये क्या आज तक के इतिहास में हमने तो 75 साल में ऐसा होते हुए नहीं देखा। युद्ध की स्थिति है, ऑपरेशन सिंदूर, आप उसको कुछ भी कहें, सरकारी शब्दावली माने कि खत्म हो गया है। हमारे कितने फाइटर जेट गिरे, ये सवाल आपको खतरनाक नहीं लगता रूबिका जी? और मुझे तो किसी भी सामान्य समझ से कोई भी कहेगा तो क्या ये खतरनाक नहीं कि हम जिससे युद्ध लड़ रहे हैं, क्या इंदिरा जी जब लड़ाई लड़ रही थी, और इंदिरा जी तो लड़ ही रही थी, आज मोदी जी नहीं चलाने गए थे बंदूक और तोप और क्या क्या, क्या विपक्ष पूछ रहा था कि अच्छा इंदिरा जी कितने लोग मर गए, कितने लोग, तोप कितनी हमारी टूट गई, कितने जहाज, ये सब ये क्या है? खतरनाक होना यही होता है। आप डोकलाम के समय कौन सी मुलाकात थी भाई, क्या था? खतरनाक होना यही होता है। खतरनाक होना कोई ऐसा नहीं। और मैं कई बार कहता हूं, अब इल्हान उमर से वहां जाके मिल रहे हैं और उसके बाद बयान आता है कि अच्छा वो प्रतिनिधि मंडल में आ गए, हमें क्या पता। नेता प्रतिपक्ष विदेश की धरती पर जाकर बोले कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ये बेखबर है। ये खतरनाक नहीं होना नहीं है तो क्या है भाई? मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अगर इतनी मेरी समझ कम है, फिर जिसकी ज्यादा समझ है उसको खतरनाक नहीं दिखेगा, उसको लगे कि अरे ये तो बड़ा महान काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी या किसी भी भारत के नेता को देशद्रोही न कहना है न कहना चाहिए, लेकिन क्या हताश निराश राहुल गांधी, जिनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, देश हमारी प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी है, अरे दूसरा कैसे चलाएगा भाई? कंपनी कैसे कब्जा कर? कंपनी नहीं है भाई, डेमोक्रेसी है। ये ठीक है कि नेहरू जी लंबे समय तक रहे, इंदिरा जी लंबे समय तक रहे, आपको भ्रम हो गया, उसमें ये सब गड़बड़ हो रही। विजय विद्रोही, पहले मैं चाहती हूँ 30 सेकंड का रिबटल, और फिर तहसीन पुनावाला आऊंगी आपके पास। पहले अनंत विजय जी, फिर मुझे रिबटल देना जी। हाँ, आई विल कम। देखिए, मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता, लेकिन अब चूंकि बात ऐसी निकल गई है, तो जिस आदमी ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया, उसके साथ आप मरे जा रहे हैं डील करने के लिए। डील अमेरिका की शर्तों पर हो रही है, ऐसा अमेरिका डिक्टेट करता हुआ नजर आ रहा है। सवाल पूछे जाते हैं, जवाब नहीं दिए जाते। पूरा देश जानना चाहता है। राहुल गांधी के 5 सवाल को आप साइड में रख दीजिए, लेकिन पूरे देश में पूरे किसान थोड़ा सा चिंतित है ना। कपास का ट्रेडर भी चिंतित है, कॉर्पोरेट जगत का आदमी भी चिंतित है, हर लोग चिंतित है ना। तो उन सवालों के जवाब क्यों नहीं मिलने चाहिए? उस पर बीजेपी का एक नेता ये कह देता है कि प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर उठ चुके हैं। किसी देश का कोई प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री की पद पर बैठा है तो वो तो और ज्यादा बाउंड है जनता के सवालों का जवाब देने के लिए। बिल्कुल है। जनता को तो आखिरी में जवाब प्रधानमंत्री के श्रीमुख से ही मिलने हैं, जिससे वो आश्वस्त होगा। नहीं, लेकिन तो ये क्या खतरनाक नहीं है? विजय जी, क्या लेकिन ये सवाल जो पूछे जा रहे थे उनका जवाब देने के लिए जिन जिन का भी मंत्रालय था, वो लोग आगे आए कि नहीं आए? और जवाब क्या मिला? जवाब क्या मिला? राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जवाब केवल ये मिला है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तहसीन पुनावाला, एक सेकंड, पहले आनंद विजय जी, विद योर परमिशन, ओके, एंड देन आई लेट यू स्पीक। हाँ, आनंद विजय जी, इन चीजों का हाँ, इनका जवाब दीजिएगा भाई। आप राहुल जी की वकालत आप ही कर रहे हैं, मैं आप ही को मौका दूंगी। आनंद विजय जी, मुझे लगता है कि तहसीन जी इसलिए व्यग्र हो रहे हैं कि शहजाद साहब ने उनके 10वीं तक देर से पहुंचने की बात कर दी। तो खैर, वो दोनों भाइयों का मसला है, उसमें हम लोग ना पड़े। लेकिन जो आज मुझे समझ में आता है रूबिका जी, तमाम बातें यहाँ हो गई। भारत में इस वर्ष मैं जो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस के तौर पर इसको देखना चाहता हूँ, दोनों पार्टियों के, इसको जो सभ्यतागत संघर्ष चल रहा है, जो सिविलाइजेशनल वॉर चल रहा है पिछले 12 वर्षों से इस देश में, और वो सरकार के हर कदम में दिखाई देता है, चाहे वो 370 हो, चाहे समान नागरिक संहिता हो, चाहे रायसीना हिल से उतरकर प्रधानमंत्री का कार्यालय जमीन पर आ जाना। उस दिन प्रधानमंत्री ने ठीक याद दिलाया कि ऊपर से शासन करने के लिए रायसीना हिल्स चुना गया था, अब हम शासन के उसको नीचे। तो ये जो है, ये सभ्यतागत संघर्ष का नतीजा है। 2 सभ्यताएं इस वक्त देश में लड़ रही हैं। एक सभ्यता का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, दूसरी सभ्यता का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक रिक्लेमिंग ऑफ भारत करना चाहती है, एक रिक्लेमिंग, एक आइडिया ऑफ इंडिया पर लड़ना चाहती है। तो ये जो दोनों लड़ाई है, ये दोनों एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भूमि तैयार कर रहा है। और राहुल गांधी, एब्सोल्युटली, आई वाज ब्रिंगिंग यू टू राहुल जी। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि 2 आइडियोलॉजीज की लड़ाई है,
भाई एक टाइम ऐसा भी आया था कि एक तरफ नेहरू जी थे, दूसरी तरफ आप देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के वो युवा नेता जरूर थे वाजपेयी जी, लेकिन उसके बावजूद आमने सामने थे। फिर एक टाइम आया जब इंदिरा गांधी थी और दोबारा आपको वाजपेयी जी नजर आ रहे थे। हमेशा ये रहा है कि दो धड़ों के दो बड़े स्ट्रांग चेहरे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर बार बार ये जो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से, चाहे वो अपने ही अंदरूनी ये जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आज तक दिख नहीं पा रहा है। वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो उनके जो अपने क्रियाकलाप हैं या उनके जो अपने वक्तव्य हैं। अब छोटा सा उदाहरण बिहार चुनाव का देखिए ना, हम लोगों ने कितना डिस्कशन किया, इतना टेम्पो बनाया, लास्ट में पता नहीं कहां चले गए कॉफी बनाने, और वहां से कॉफी बनाते हुए तस्वीरें आने लग गई। तो जो व्यक्ति खुद को लेकर गंभीर नहीं है, मैं, विजय जी ने पप्पू कहा, पप्पू शब्द उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति खुद को लेकर मतलब गंभीर नहीं है, उसको दूसरे लोग, उनकी पार्टी के लोग, उनके संगठन के लोग गंभीर नहीं मानते हैं। आप अब उनके संगठन में किसी से बात कर लीजिए, ये मुझे तो लगता है तहसीन भी उनको गंभीर नहीं मानते। पहली फुर्सत में अगर इनको मौका मिलेगा तो ये प्रियंका जी को आगे कर देंगे, राहुल जी को पीछे कर देंगे। लेकिन एक नैरेटिव जो तहसीन लगातार बना रहे हैं, उस पर मुझे कुछ कहना है। वो लगातार फोर्स में राजीव गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट के हवाले से एक्सोनरेट करने का प्रयास करते हैं। वो उनके निधन के कारण उनको कॉलम 6 में डाला गया। मैंने पहले भी तहसीन को यह बात कही थी, इसलिए उनको कहा गया। लेकिन अक्टूबर कोत्रोची से कभी पूछताछ नहीं करने दी गई, वो ट्रायल भी फेस नहीं किया कोत्रोची ने, जिस पर सबसे बड़ा ये था। तो दूसरे, ये एक करेक्शन था जो मैं तहसीन जी में करना चाहता था। लेकिन राहुल जी अपने इन कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है, और उनका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है और वो उनसे जिस प्रकार की भाषा निकलवाता है, ये जो सवाल मैं करने जा रही हूँ, और मैं तहसीन पूनावाला आप ही से करूंगी, और बहुत ईमानदारी से इसलिए करूंगी क्योंकि अक्सर लोग इसे टीवी पर कहने से कतरा जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आप जरूर सुनेंगे, गाए बगाए अगर आप राजनीतिक गलियारों में होंगे तो हमेशा देखेंगे कि राहुल गांधी चूंकि पुत्र हैं तो उनको ये लेगेसी सौंपने की शिद्दत से कोशिश हो रही है सोनिया जी की तरफ से, और सोनिया जी के तमाम जो सलाहकार रहे उनकी तरफ से। और हर बार इसीलिए लॉन्च, रीलॉन्च, उसके बाद वापस लॉन्च, फिर रीलॉन्च, फिर उसके बाद वापस लॉन्च किया जाएगा। जब, जिसे कहते हैं ना, काबिलियत कैसे देखेंगे आप राजनीति में, काबिलियत कैसे होती है कि आपने कितने चुनाव जिता दिए हैं। राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड उस तरफ इशारा नहीं कर रहा है जिसमें कहते हैं स्ट्रॉन्ग लीडर, राजनीतिज्ञ। रुबिका जी वो बोले, इसके पहले मैं बस सिर्फ याद दिला देता हूं, रायबरेली के चुनाव में सोनिया जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं अपनी विरासत राहुल को सौंप रही हैं, इनका ध्यान रखिएगा। हाँ। बस आपने जो कहा उस पर मैं इतना सा कहना। तहसीन। रुबिका जी मैं इस पे आऊंगा, लेकिन कुछ मुझे चीजें क्लैरिफाई करनी उसके पहले। एक चीज के जो जहाज गिरे, ये आदरणीय विपक्ष के नेता ने तब उठाया ये सवाल जब हमारे चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस ने सिंगापुर में जाकर इंटरव्यू किया कि हमसे गलतियां हो। तो पहले उनसे, रुबिका जी मेरी बातें समाप्त होने दीजिए। आपने कहा कि हर मंत्री जो ट्रेड डील पे उसका जवाब देते हैं। मैं बहुत विनम्रता से अनंत विजय जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, या हर्षवर्धन जी से, क्या हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं? क्योंकि पीयूष गोयल जी से पूछते तो पीयूष गोयल जी कहते जयशंकर जी से पूछो, जयशंकर जी से पूछते कहते पीयूष गोयल जी से पूछो। राउंड अबाउट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है कि हम वही करेंगे जो देश हित में, देश समय पे होगा। सवाल है खरीदेंगे या नहीं, और जो एविडेंस है वो हमारा तेल जो हम खरीद रहे रूस से वो खत्म हो रहा है, और अमेरिका ने उसके बाद वापस स्टेटमेंट दिया। क्या भारत ने वादा किया कापस पे? विजय जी ने बता दिया कि जो भारत कापस इंपोर्ट करेगा। क्या आप अनकंफर्टेबल है राहुल गांधी पर डिस्कशन करने से? मैं बिल्कुल है, मैं कुछ क्लैरिफाई करते मैं करूंगा, प्लीज मुझे इजाजत कर लिया आपने क्लैरिफाई? हम नहीं, मैंने नहीं किया क्लैरिफाई। जो कापस अमेरिका से हम इंपोर्ट करेंगे, क्लैरिफाई में आपका टाइम निकल जाएगा सर, तो फिर सवाल वैसा का वैसा रह जाएगा, और आपके भाई भी बुला रहे हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि फिर परसेप्शन राहुल जी के खिलाफ होता है। मैं अपना जवाब खत्म कर देता। कापस में देश की जनता जाने, जो कापस अमेरिका से आएगा और हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेंगे, 18% लगेगा। जो बांग्लादेश कपास, जो इंपोर्ट बांग्लादेश करेगा और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेगा, उस पर बिल्कुल कोई वो नहीं लगेगा, उस पर बिल्कुल कोई टैरिफ नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहा हूँ।
सेंटेंस इसलिए, अरे कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है प्रभु, आप जो गलत जानकारी दे रहे हैं तो करना पड़ेगा ना। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर मेरी जानकारी गलत हो, प्लीज बीजेपी का प्रवक्ता मुझे क्लैरिफाई कर देगा, लेकिन मेरा हर फ्लो टूटेगा, ये तो सही नहीं है ना। मैं बोफस में भी क्लैरिफाई, खैर मैं अब राहुल गांधी जी पे आता हूं। मैं 3 या 4 चीजें रखना चाहता था मैंने। एनीवेज मैं आ जाता हूँ राहुल गांधी जी पर। राहुल गांधी जी अगर चुनाव हार रहे हैं, राहुल गांधी जी इतने ही खराब है, वो कांग्रेस अपने इंटरनल मैकेनिज्म से काटा है। लेकिन जो यहाँ आज का सब्जेक्ट था कि राहुल गांधी जी एक बहुत जिम्मेदार मंत्री कहते हैं ये देश को खतरा है, ये देशद्रोह करते हैं, ये देश के खिलाफ साजिश करते हैं, ये देश को खत्म करने की कोशिश। अगर ये है तो मेरा ये सवाल है कि आप इसलिए उसको अरेस्ट नहीं करें क्योंकि बुरा लगेगा, आपका संवैधानिक कर्तव्य उसको अरेस्ट करें, जेल में डालिए। शहजाद पूनावाला, आपका संवैधानिक कर्तव्य है, कीजिए ना गिरफ्तार। हु स्टॉपिंग यू? पहले तो मैं चारों महानुभावों को बोलना चाहता हूं कि जैसे भूपेन बोरा कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता असम के थे, तहसीन कांग्रेस के आखिरी इंटेलेक्चुअल सपोर्टर है टीवी पे। इनको कतई जितना समय चाहे पूरा समय दे दीजिए, ये जो बोलना चाहे बोलने दीजिए, ये आखिरी है। इसके अलावा सारे फिर वही टाइप के बच्चे हुए हैं, आप जानती हो ना। अब दूसरी बात देखिए, ऐसा है तहसीन पूनावाला कपास और जो भी आप कह रहे थे, आप कापस के विषय में और रशिया तेल के विषय में आप मुझको कन्विंस करना छोड़ दो। अब मैं फैक्ट्स के लिए टाइम नहीं बचा इतना, रूबिका का शो 2 घंटे का होना चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा टीएमसी को कन्विंस कर दो, वो बोले राहुल हटाओ। हेमंत सोरेन को कन्विंस कर दो, वो बोले राहुल हटाओ। समाजवादी पार्टी को बोल दो, वो बोले राहुल हटाओ। आज यूबीटी सेना के सामना में, हम दोनों पुणे में ही है माँ के पास, सामना के एडिटोरियल में लिखा है भाई कि भाई राहुल गांधी को हटाओ, इनसे नहीं हो पा रहा। सामना नहीं पढ़े क्या तहसीन? आप ही के तो एलआई पार्टनर का पेपर है वो। अब तीसरे विजय विद्रोही जी पे आना चाहता हूँ। विजय जी, आपने बहुत पाकिस्तान की न्यूज देखी है, तो आपको संभवतः लगता है कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है वैसे राहुल गांधी के साथ हो, पर वैसे नहीं किया जा सकता। आपकी इच्छा जितनी भी हो कि भाई कार्रवाई के नाम पे उनके साथ वही किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पर जब कार्रवाई होती है, जैसे मोदी चोर है बोला उन्होंने, तो कार्रवाई हुई तो ये चिल्लाने लगते हैं। जब नेशनल हेराल्ड में कार्रवाई होती है चिल्लाने लगते हैं। सब्सटैंटिव मोशन लाते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। जब एफसीआरए कैंसिलेशन होता है तो चिल्लाने लगते हैं। मेरा पर विजय जी से एक ही सवाल है। विजय जी, बड़े विनम्रता से और आदर पूर्वक मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अरे भाई, इंडिया की उपलब्धि तो ये है कि जो कल नेता बोल रहा था इकोनॉमी डेड है, वो एक टांग से खड़ा है कि यूएस के साथ डील हो जाए, यूरोप के साथ हमारी मदर ऑफ डील्स हो। पर राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमारी गलवान में सेना की पिटाई हुई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये देशद्रोही बयान। अब सुप्रीम कोर्ट गलत है क्या? आप बता दीजिए। वो गलवान और डोकलाम कंफ्यूज कर रहे थे स्पीच में, पूछ लीजिए, अनंत विजय को पूछिए। गलवान और डोकलाम राहुल गांधी कंफ्यूज कर रहे थे। विजय जी प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक डील की बात है, भारत के पक्ष में अभी व्यापार हो रहा है, तो भारत को ऐसी क्या पड़ी है डील करने की, और अमेरिका की शर्तों पर डील हो रही है। अभी आप तहसीन पूनावाला, ये जो शहजाद साहब जो भी बोल रहे हैं, मुझे अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि रूस से तेल की खरीदी हम किसके कहने पर। जवाब दे सकता हूँ, रूबिका टाइम बढ़ा दो। हाँ, आप जवाब, आपके पास कोई जवाब नहीं है, मुझे मालूम है। नहीं, मैं जवाब दे सकता हूँ, रूबिका टाइम दे दो। भारत सरकार के पास जवाब नहीं है, भारत सरकार के पास जवाब अभी इस बात का। और जीएस नरवणे की जो जवाब देता हूँ, जो नरवणे साहब की किताब है, मनोज नरवणे की, वो तो जो मैगजीन में छपी उसका खंडन किया क्या किसी ने? ऑलराइट, शहजाद 30 सेकंड में जवाब हो गए उस किताब को बारे में। विजय जी सवाल पूछे पहले उसका, रशिया से तेल पर जवाब जल्दी। बिल्कुल। अगर रशिया से तेल खरीदना ही हमारी स्वाधीनता का प्रमाण है, तो 2014 से पहले रशिया से क्यों तेल नहीं खरीद रहे थे? क्योंकि सस्ता कहीं और था। सुन लीजिए, अभी हंसिए मत, सुनिए ना, पूरा जवाब तो सुनिए सर, सुनिए ना। तेल हम लोग 2 पैमाने पे खरीदते हैं, सप्लाई की सिक्योरिटी और दाम। जहां दाम और सप्लाई की सिक्योरिटी होगी वहां पर से ही हम खरीदेंगे। विजय जी, आपको पसंद आता है लेकिन अमेरिका में दाम कम मिल रहा है, अमेरिका से दाम कम मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसे सवाल पूछे जाए कि लगे देश ही पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया है और वो देश के लिए नुकसान होने लगे, तो प्रॉब्लम हो जाती है। विजय जी, मैं अभी से आपको इन्वाइट कर देती हूँ, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।